इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट सुनते दिमाग में आता है कि होती क्या है, क्यों करना है, हमारा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आज इन सारी बातों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। हाय, मेरा नाम है नेहा और आज हम आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी बातों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आज हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जो पिछले 22 सालों से अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी सारी चीजों में उन्होंने हेल्प किया है और उनके ड्रीम्स को पूरा करवाने में उनकी हेल्प की है। सर, तो हमारे ऑडियंस को बताइए, लेमन लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट होती क्या है? सबसे पहले हम लेके चलते हैं बेसिक चीजों पे। एक होता है सेविंग और एक होता है एक्सपेंस। अगर हम कोई भी इनकम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो हम दो ही चीजें करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस करते हैं, हमारी जरूरतों की चीजें खरीदते हैं, जैसे कि राशन हो गया या और कपड़े अपने हो गए। और दूसरी चीज होती है सेविंग। सेविंग क्या होती है? सेविंग हम अपने पास स्टोर करके वो अमाउंट रखते हैं, चाहे अपने बैंक में रखें, चाहे अपने लॉकर में रखें, चाहे घर में रखें, कहीं भी रखें, वो पैसा हम सुरक्षित रखते हैं फॉर आवर फ्यूचर्स। तीसरी चीज आती है इन्वेस्टमेंट। अब वही सेविंग को अगर हम काम पे लगा दें, मतलब वो पैसा हमारे लिए काम पे लग जाए, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो कैसे काम पे लगता है? उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एसेट क्लास के अंदर आते हैं। एसेट क्लास क्या होता है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीद के बेच सकते हैं वो एसेट क्लास में आता है, लेकिन हम उसका बिजनेस नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं तो कपड़े खरीद के बेच भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा, दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। लेकिन वैसा नहीं है। एसेट क्लास में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, इसके अलावा गोल्ड है, ये सारी चीजें, डेट है, ये सारी चीजें आती हैं एसेट क्लास के अंदर। जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सम पॉइंट ऑफ रिटर्न्स जनरेट करके वो चीजें देती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने प्रॉपर्टी में, आज कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने खरीदा, 50 लाख रुपए का खरीदा। आपने सोचा कि 5 साल 10 साल बाद जब इसकी वेल्थ बढ़ जाएगी, इसका रेट बढ़ जाएगा, तो हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है, हम रहने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। तो जब देखा आपने कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ जिस भी भाव में बिक रही है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है या आपका टारगेट पूरा हो रहा है, तो आपने उसको सेल कर दिया। इसी तरीके से गोल्ड में भी आप ऐसा करते हो। पुराने जमाने में लेडीज क्या करती थी, जो पैसा सेव होता था वो गोल्ड खरीद के रख लेती थी अपने पास में। तो उनका मानना ये था कि हम आगे कभी भी कोई पैसों की दिक्कत आएगी तो हम उनको सेल करके अपना काम चला लेंगे, या फिर हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनको शादी में देने के काम आएगा। वहां पे भी क्या होता था कि भाई हमने 10,000 रुपए तोले के हिसाब से सोना खरीदा और उसको 40-50 हजार या जो भी भाव करंट में चल रहा है उसके हिसाब से सेल कर दिया। तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट था। आज की डेट में डिजिटल हो गया है सारा, तो म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई है, जिसे स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। तो स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। स्टॉक्स क्या है? जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनके शेयर्स होते हैं, वो हमें शेयर्स अलॉट करते हैं और उसके बदले में वो हमसे पैसा लेते हैं। अब अगर वो कंपनीज ग्रो करती हैं तो वो शेयर भी ग्रो करता है और वो हमें प्रॉफिट्स भी देता है डिविडेंड के रूप में। तो मान लीजिए कि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं जिसका भाव 100 रुपए है और वो आपने 100 रुपए में खरीद लिया। 2-3 साल बाद उसका प्राइस बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अच्छी ग्रोथ की, तो उसका प्राइस मान लीजिए 150 रुपए हो गया, तो आपको 50% की अर्निंग्स हो गई। अब आप उसे जब सेल कर दोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली जो आपकी आइडल मनी है उसको आप उस पैसे से खुद बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के बिजनेस में आप इन्वेस्ट करके उसे ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली आपको अगर अपनी इनकम के साथ साथ सेकेंडरी इनकम चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी है। दूसरा सर, बहुत लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने में कि भाई स्कैम हो जाएगा, ये कंपनी भाग जाएगी, तो उससे कैसे बचा जाए? एक तो सबसे पहला चीज है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर आपका है जो कि सही आपको सलाह देता है तो आपके साथ में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। सेकेंड थिंग कि आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कीजिए। आप मान लीजिए कोई भी चीज लेने जाते हो, एक छोटी सी चीज लेने जाते हो तो भी आप रिसर्च करके जाते हो। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे के लिए पेंसिल लेने जा रहे हो, तो आपने अगर मान लीजिए नटराज या डोम्स का नाम सुना है, तो अगर वो फ्लेयर की आपको देगा तो आप यही कहोगे कि नटराज की दो या डोम्स की दो, क्योंकि आपको पता है कि भाई डोम्स की पेंसिल अच्छी चलती है या नटराज की पेंसिल अच्छी चलती है, तो हम फ्लेयर की क्यों लें। तो इसी तरीके से आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में जान तो लें, वो क्या कर रही है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो क्या बनाती है, क्या बेचती है। ठीक है, तो जब आप ये जानेंगे कि वो कंपनी क्या कर रही है
उसका प्रोडक्ट दमदार है कि नहीं है ये भी आपको पता लग जाएगा, उसकी सेल्स कितनी है, ये सब चीजें जानने के बाद में आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये मतलब अपने आसपास ही हमें देखना है कौन कौन सी कंपनीज हैं वो कितना आने वाले टाइम में ग्रो कर रही है, उनकी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर क्या क्या प्रोडक्ट है मार्केट में जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं आज के डेट में, जैसे कि मैंने बताया स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं, समय आपके पास में कम है, आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, धीमे धीमे अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं, FDs आती हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट चला है P2P लैंडिंग का, पीयर टू पीयर लेंडिंग, वहाँ पे आप डेट से थोड़ा अल्फा ले सकते हो, जैसे कि डेट में आपको 8-9% का रिटर्न मिलता है लगभग, उसमें आप 10-11-12% का रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स है। बड़े स्केल पे जाते हैं आप तो आप PMS AIF में जा सकते हो, जहाँ पे मिनिमम टिक साइज 50 लाख और 1 करोड़ है, वो हायर अल्फा जनरेट करते हैं। अगर आप प्योर इक्विटी के बंदे हो, इक्विटी के बारे में आप जानते हो अच्छे से और आपको रिस्क समझ में आता है इक्विटी का, तो आप PMS AIF भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर करके जो भी आपके लिए बेस्ट सुटेबल थिंग्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, तो मतलब सर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप कहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग बहुत एक लिमिटेड इनकम तक के होते हैं, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके मतलब उनके ड्रीम्स होते हैं कि एक अच्छा घर लें, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करें, तो क्या वो ये सारे ड्रीम्स इन्वेस्टमेंट से पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम एक अकेले इंसान है जो कि अपनी फैमिली के लिए इनकम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने का एकमात्र साधन इन्वेस्टमेंट ही है। हमारे पास में एक सेकेंड हैंड जनरेट हो जाता है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनकम का या वेल्थ क्रिएट करने का एक सेकेंड हैंड जनरेट हो गया, वहां से हम कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करके, धीमे धीमे पैसा डाल के, और उसमें बहुत कैपिटलाइज किया जा सकता है पैसे को। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपए पर मंथ ही सेव करते हैं और 20 साल तक आपने सेव किया, और म्यूचुअल फंड्स में ही अगर आपने SIP कर दिया इक्विटी फंड्स में, तो 12 से 14% का रिटर्न अगर आता है तो आपका 20 साल में पैसा 1 करोड़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी अमाउंट जो है रेगुलर इन्वेस्ट करने से आप बड़ा कैपिटलाइज कर सकते हो। उसके लिए आप अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ होते हैं तो आप अपना ड्रीम कार भी ले सकते हो, ड्रीम होम भी बना सकते हो, या और कोई जैसे वर्ल्ड टूर है या कुछ भी आपका जो भी ड्रीम है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। बच्चों की शादी कर सकते हो, बच्चों की एजुकेशन अच्छी कर सकते हो, भाई उनको विदेश पढ़ाने के लिए भेजना है तो आप इस पैसे का यूज कर सकते हो। तो आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हो उसमें। मतलब अगर हम मिडिल क्लास भी हैं तो हम एक बड़ा अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं SIP के साथ। मतलब आप अगर ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं या बड़ा अमाउंट ही करना है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप छोटे अमाउंट के साथ भी धीरे धीरे करके उसे बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग? जो भी यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी आप कमाना शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही ड्रास्टिक ग्रोथ आएगी आपके इन्वेस्टमेंट में। आप अगर 25 साल की एज में कमाना शुरू करते हैं, लोगों को समझ आती है इन्वेस्टमेंट करने की जब वो 40 साल के हो जाते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। अगर वो 25 साल से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो आप ये मान के चलिए जो 40 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा और जो 25 साल से करना शुरू कर रहा है, उसमें आगे आने वाले सालों में 10, 15, 20 सालों में जब वो 50 साल के होंगे तो 10 गुने तक का डिफरेंस आ सकता है जी। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जब आप शुरुआत से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो आप जल्दी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। आपका मन है कि भाई 45 साल की एज में आते आते मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो आपको 25 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। और अगर आप 40 साल से इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर तो आपको रिटायरमेंट 60-65 के बाद ही लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप जल्दी रिटायर हो सके और छोटी ही उम्र में एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सके, तो उसके लिए जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। इसके अलावा सर अब हमारा ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो रहा है 2023 से 24 का, तो हमें ये आते आते मार्च एंडिंग होते होते हमें किन बातों को ध्यान करना चाहिए अभी के लिए? अभी सबसे पहले तो अगर आपने कोई SIP शुरू नहीं की है तो आपको SIP शुरू करना चाहिए। चाहे वो आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, इवन स्टॉक्स की SIP भी होती है। स्टॉक्स में भी आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगा के हर महीने की डेट फिक्स करके। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो छोटा सा पोर्टफोलियो बना के। तो
उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। अगर आपने कर रखा है पहले से तो उसको स्टेप अप कीजिए, मतलब थोड़ा सा बढ़ाइए। हर साल आपकी ग्रोथ होती है 10, 12, 15% से आप ग्रो कर रहे हैं, तो उसी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो कीजिए। भले ही आप 10% से ही करें, लेकिन वो 10% भी बहुत बड़ा डिफरेंस जनरेट कर देगा आगे आने वाले समय में। तो सबसे पहली चीज तो आपको SIP करनी है, और अगर कर रखी है तो स्टेप अप करना है जी। सेकेंड थिंग, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आपको वो लेना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके, आपकी फैमिली सिक्योर हो सके। आपको फैमिली कवर जरूर लेना चाहिए। थर्ड चीज ये है कि टैक्स प्लानिंग अगर आपको करना है तो टैक्स प्लानिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी टैक्स प्लानिंग में भी मदद कर देगा। इसके अलावा अगर कुछ अमाउंट बचती है तो आप म्यूचुअल फंड्स के ELSS फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपका टैक्स बचेगा। आपकी लिमिट जो होती है वो 1.5 लाख की होती है। 1.5 लाख में आप या तो टर्म इंश्योरेंस और ELSS का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चों की ट्यूशन फीस होती है वो भी वहां पे मर्ज कर सकते हैं। उन सब अमाउंट को अगर आप मिलाएंगे और 1.5 लाख रुपए तक हो जाता है तो फिर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1.5 लाख नहीं हो रहा है तो वहां तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर, काफी यूजफुल टिप्स थे। तो आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है, और अगर आप ध्यान से प्रॉपर एडवाइस के साथ करते हैं तो कोई भी स्कैम से आप बच सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपने ड्रीम्स, अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरा करने के लिए आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जैसे कि सर ने बोला, जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो आप हमें DM कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।